नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के राइजिंग यूथ टॉक कार्यक्रम के बारे में। सीएम ने युवाओं से राइजिंग यूथ टॉक के तहत किया संवाद। पंद्रह 1500 युवाओं से बीसी के माध्यम से सीधा किया संवाद। सीएम ने कहा, युवाओं को सही दिशा और मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। युवाओं के साथ 1.5 घंटे तक चला वेबिनार। सीएम मनोहर लाल का राइजिंग यूथ टॉक कार्यक्रम। हरियाणा सरकार युवाओं पर दे रही है ध्यान। चहुमुखी विकास में युवा अहम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राइजिंग यूथ टॉक कार्यक्रम के तहत 1500 युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा और मार्गदर्शन मिले और उनकी ऊर्जा का भविष्य में सदुपयोग हो, जिससे युवा स्किलिंग में आगे बढ़े और आने वाले समय में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके। नाम भी राइजिंग यूथ ये रखा गया है और राइजिंग यूथ यानी एक उत्साह पूर्वक जो उभरता हुआ युवा है उसके बारे में कहा गया है। जब ये नाम ही ऐसा है राइजिंग यूथ, तो स्वाभाविक ऊर्जा जो मिलना ये बहुत ही एक स्वाभाविक इसमें से बात निकलती है। आपकी उत्सुकता देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी एनर्जी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप काफी ज्यादा सबके सब लोग एक्साइटेड हैं और उससे भी अच्छी बात यह है कि आज का ये जो इवेंट है, आज का ये जो शो है, बहुत अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में राइजिंग यूथ टॉक कार्यक्रम के तहत 1500 युवाओं से वीसी के माध्यम से सीधा संवाद किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सत्य, निष्ठा और त्याग की मूर्ति, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन देश के युवाओं के लिए आदर्श रहेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा व मार्गदर्शन मिले और उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हो तो वह राष्ट्र के चहुमुखी विकास में कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को साथी व गुरु की आवश्यकता है, इसीलिए युवाओं को विकट परिस्थितियों में सहयोग देने वाला गुरु धारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा स्किलिंग में आगे बढ़े और अपना जीवन दूसरों के हितार्थ काम में लाए और देश व समाज के लिए जीना सीखे। मेरे साथ जुड़े बड़ी संख्या में हमारे युवा साथियों, बहुत ही एक सत्यनिष्ठा, त्याग की मूर्ति, अहिंसा के पुजारी हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम बापूजी कहते हैं, उनका आज एक प्रकार से बलिदान दिवस है और उनको मैं अपने मन से श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी खास है कि जब भी मैं अपने युवा साथियों से, चाहे पूर्व में करता रहा हूं चाहे आज कर रहा हूं, एक ऊर्जा का प्राप्त करने का मेरे लिए दिन होता है। लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कई और कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ऐसे कार्यक्रमों में जनता में आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक बदलाव भी आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय की भावना से लक्ष्य सामने रखकर कार्य करने से कोई चूक और भय नहीं होता। मन में किसी का बुरा करने का भाव नहीं आए और न्याय सभी को समान रूप से मिले।
कहा कि युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से निजात दिलाने के लिए 8 राज्यों का संयुक्त कार्यालय पंचकुला में खोला गया है। इसके अलावा एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि नशे की प्रवृत्ति के प्रति युवाओं को सचेत एवं जागरूक करने के लिए नशा मुक्त अभियान की तर्ज पर सामाजिक अभियान चलाने की आवश्यकता है। नशा हर राज्य, हर क्षेत्र में जहां अब सर चढ़कर बोल रहा है, वहीं हरियाणा राज्य भी नशे से अछूता नहीं रहा है। इन सब बातों पर गौर करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़े कदम उठाए हैं और हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए कोशिशों में जुट गए हैं। नशे को खत्म करने के लिए सरकार ने उल्टी गिनतियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। मनोहर सर के लिए ओवर टू यू सिमरप्रीत। नमस्कार सर, मेरा नाम सिमरप्रीत कौर है। मैं अंबाला हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे नशे को लेकर है। सर, युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार ने पहले भी कई प्रयास किए हैं नशे को कम करने के लिए, पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि नशे को कम करने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। तो सर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बहुत ही गंभीर ये प्रश्न सिमरप्रीत कौर बहन ने उठाया है और हम सब लोग इससे बड़े चिंतित हैं। कारण क्या है कि नशा करने वाला एक चिंता तो वो है, खास करके युवा मन जो है वो बहुत, जैसे मैंने कहा कि विचलित होता है, ऐसी चीजों के प्रति आकर्षण उसका हो जाता है। दूसरा जो बड़ा कारण है कि जो ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोग जो हैं, इसका जो बिजनेस करने वाले लोग हैं और स्मगलिंग खास करके दूसरे देशों से भी होती है, उसका बड़ा कारण है कि इसमें पैसा बहुत बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व है और वो पैसा कई बार तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों बातें ही हमारे लिए बहुत ही गंभीर है, चिंतनीय है। इसके लिए हमने एक तो ये किया है कि आसपास की स्टेट्स का मिल करके एक ज्वाइंट एफर्ट हमने बनाया है और पंचकुला में ही 8 स्टेट्स का एक कार्यालय, बल्कि उसका आज से 5 साल पहले मैंने स्वयं इनिशिएटिव लिया था। ऐसे सब मुख्यमंत्रियों को और वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। उसमें से बहुत से सुझाव आए थे और वो हमने एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक कार्यालय पंचकुला में बनाया है। सभी प्रदेशों का एक एक व्यक्ति वहां के बैठता है और उसमें डाटा शेयरिंग होता है। उसमें जो भी कोई एक्टिविटीज जहां कहीं चल रही है उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं और साथ ही हरियाणा के अंदर एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो हमने बनाया है और वैसे तो पिछले क्या, जब से शुरू किया है, हर महीने बहुत बड़ी मात्रा में और इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ, वो पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद ऐसे लोगों को सजा भी देते हैं। पिछले 2-3 महीने में ही सैकड़ों केस ऐसे हुए हैं। जगह जगह गांजा है, सुल्फा है और बहुत से ऐसे जो प्रकार हैं, बहुत प्रकार तो हमें नहीं पता लगता कि क्या क्या प्रकार नशीले लोग बच्चे जो है वो करने लग जाते हैं। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति संकल्प समारोह कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान हजारों युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान नशे को अनैतिक बताया और कहा कि नशे की लत अक्सर पूरा परिवार उजाड़ देती है। इसका कोई लाभ नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान है, इसलिए नशा विरोधी मुहिम तेज करनी चाहिए। हम जनता को या खास करके युवा वर्ग को जितना इन बातों के प्रति, यानी इन बातों के प्रति उनको अवेयर करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे। तो अवेयरनेस कैंपेन चला करके उनको ठीक किया जा सकता है। इनके लिए जगह जगह हमने जो सेंटर्स बनाए हैं हॉस्पिटल के साथ जोड़ करके, जो एंटी एडिक्शन सेंटर्स, तो उन सेंटर्स पर जो कोई इस प्रकार का प्रभावी व्यक्ति होता है वहां पर उनको ले जाकर के कुछ दिन रखा जाता है। उनको धीरे धीरे वो कैसे छोड़े उसके अपने सिस्टम्स वो काम कर रहे हैं। खासकर हमने जो सामाजिक धार्मिक ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इन नशों को रोकने के लिए काम करते हैं। हमारी जो सामूहिक सोशल पंचायत होती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, खास करके हरियाणा में तो आप जानते हैं खाप पंचायतें चलती हैं। इन खाप पंचायतों के माध्यम से भी, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों का खाप पंचायतों के बारे में क्या धारणा क्या नहीं है। मेरी खाप पंचायतों के बारे में धारणा ये है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत अभियान वो लेते रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें उन्होंने काम किया।
और अभी ये जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसमें बहुत खाप पंचायतें अपने अपने समाज में प्रचार करती हैं, तो अवेयरनेस का काम भी हमको करना होगा। तो हर फ्रंट पर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति व्यवस्था समाज के लिए घातक है। हरियाणा सरकार एक हरियाणवी एक नारे के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में युवाओं को आगे बढ़ाने तथा राजनीतिक विकास में बड़े लक्ष्य रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने बिना जातिगत भेदभाव के क्षेत्रों का विकास किया है। सामाजिक माहौल में सुधार लाने के लिए सामाजिक, धार्मिक और संस्कार युक्त शिक्षा पर जोर दिया है। को यहाँ बुलाना चाहूंगी पल्लवी शर्मा, प्लीज आए और अपना सवाल मनोहर सर से पूछें। नमस्कार सर। जी नमस्कार पल्लवी जी। मैं यमुनानगर की रहने वाली हूँ। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है। जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा को जाति आधार पर बांटने का कई बार प्रयास हुआ है। वैसे तो यह समाज का कार्य है आपसी भाईचारा बनाए रखना, पर आपने हमेशा आगे बढ़कर इस बड़ी जिम्मेदारी से इस दिशा में कई कार्य किए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या किया और आप आगे क्या करना चाहते हैं इन प्रयासों को रोकने के लिए। पहले बात तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप युवाओं के मन में, यानी जो प्रश्न हमारे मन में बार बार उठते हैं कि बहुत घातक हैं समाज के लिए, ऐसी चीजों को कैसे ठीक करना चाहिए, चाहे वो नशे की बात पहले आई, चाहे जातिवाद की बात आई, बहुत ही एक भयंकर, जिसको कहना चाहिए कि नासूर हमारे यहाँ बना हुआ है और हर चीज को जातिगत आधार के ऊपर तोलते हैं। जबकि ये भी मुझे जानकारी है कि जब युवावस्था में व्यक्ति होता है, युवावस्था में ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। ये कहीं ना कहीं जाकर के एक स्टेज के बाद उस वातावरण में लोग घुस जाते हैं कि जातिवाद उनके ऊपर हावी होने लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय की भावना से लक्ष्य सामने रखकर कार्य करने से कोई चूक और भय नहीं होता। इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इसमें 54 योजनाओं को जोड़ा गया है, जिसमें अब तक 67 लाख परिवारों का डाटा सत्यापित किया गया है। प्रदेश में अंत्योदय उत्थान मेले लगाकर 90,000 परिवारों से सीधा संवाद किया गया है। निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के लिए 75% आरक्षण दिया गया है। मुद्रा योजना में 1 करोड़ रुपए तक बैंक ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन्हें 5% अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार सरकार हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। हमने कार्यक्रम शुरू किया है परिवार पहचान पत्र, और ये परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर परिवार का हमने एक डाटा वो अपने पास स्टोर किया है। और आपकी जानकारी के लिए इस काम को हमने शुरू किए हुए 1.5-2 साल हो गए हैं। जब से हमारी ये नई सरकार बनी थी तब से इसको हमने शुरू किया, और लगभग 67 लाख परिवार ये इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। इनकी सबकी जो सेल्फ डिक्लेयर्ड डाटा है, इसको भी हमने वेरीफाई करने के लिए टीमें बनाई हैं। यानी लोकल यूनिट 300 घर की एक यूनिट बना करके, और लगभग 20,000 ऐसी ये लोकल यूनिट्स बनी हैं। हर जगह पर 5-5 लोगों की टीम बना करके इसको वेरीफाई करा रहे हैं, और वो भी एक प्रकार से कंप्यूटर से या मोबाइल ऐप से वो सारा डाटा हमसे वेरीफाई करा करके, अब इसमें से हमने इसके लेवल क्रिएट किए हैं, लेयर्स बनाई हैं। पहले जो लेयर है, पहला लेवल है जिस फैमिली की 1 लाख रुपया से कम इनकम है साल की, यानी लगभग 8,000 रुपया साल का, इससे ज्यादा नहीं है, बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा करता होगा। ऐसे परिवारों को कुछ रोजगार के नाते कुछ अवसर दिए जाए, कुछ स्किलिंग कराई जाए, ताकि उसकी इनकम हम कैसे 2 लाख कर सकते हैं। इसके लिए उनको बुला करके अंत्योदय मेले लगाए, रोजगार मेले, और लगभग 90,000 परिवार उसमें आए हैं। एक ही राउंड उसका हुआ है, कई राउंड लगेंगे, लेकिन कोविड के कारण से सेकंड राउंड वो अब हो नहीं पाया, मार्च तो शुरू करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था करके, और बैंक से लोन दिलाने की बात, जैसे प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा स्कीम ये बनाई है कि कोई भी अपनी डीपीआर एक बनाए और उसको लोन जो है वो 1 करोड़ तक भी उसको मिल सकता है। तो पढ़ा लिखा कितना है, वो कितना काम को कर सकता है। कोई आदमी अपने परिवार में 4 पशु बांध करके दूध बेचकर अपना गुजारा करना चाहता है। कई प्रकार के कामों की लगभग 54 योजनाएं ये हमने उनको दी हैं, ताकि उसमें से लोग अपना काम कर सके। सरकारी नौकरी देते समय एक नियम हमने बनाया
बड़ी आलोचना भी हुई, बड़ा समर्थन भी मिला, दोनों बातें हुई। क्या कि जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उस नौजवान को या उस नवयुवती को 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके भी हम नौकरी देने के लिए नियम बनाया है, कानून बनाया। कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने हमारी बात को अपहेंड किया, सराहा कि नहीं, ये अच्छी बात है, एक वेलफेयर स्टेट ये काम कर सकती है। तो उस 5% के कारण से भी बहुत ऐसे परिवार जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, वो जो है नौकरी में लग गए, तो उनका भला उसमें से हुआ। तो हमने कभी नारा नहीं लगाया गरीबी हटाओ, हम तो जो बहुत नीचे रह गया है, हमारा सिद्धांत है अंत्योदय। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किताबें ज्ञान की पूंजी है। किताबों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में बदलाव आता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर भी बड़ी लाइब्रेरी स्थापित की गई है। इनमें हजारों की संख्या में पुस्तकें रखी जाएंगी, जिन्हें लोगों ने उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान की हैं। शीघ्र ही इस लाइब्रेरी का उद्घाटन पद्मश्री साहित्य एवं खिलाड़ियों से करवाया जाएगा। सर, हमने 5-6 सालों में वैसे तो बहुत बदलाव देखे हैं, लेकिन एक बदलाव देखा है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मेरे एक रिलेटिव है, एक रिश्तेदार है रोहतक में, जिन्होंने 2 मंजिला प्राइवेट लाइब्रेरी खोल रखी है। वो कहते हैं पूरा दिन खचाखच भरी रहती है, और हरियाणा के हर जिले में 60-70 लाइब्रेरी जो है वो खुली है। लाइब्रेरीज की अगर मैं बात करूं, किताबें पढ़ने का बच्चों को बहुत शौक है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, आपने बच्चों को पढ़ने में तो लगा दिया, जो बच्चे मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते थे उनके हाथों में आपने किताबें पकड़ा दी। तो क्या आप भी किताबों के, बुक्स के शौकीन हैं? पुस्तकों से अपने प्यार के बारे में प्लीज हमें बताएं थोड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न किया सुमन जी आपने। देखिए, ज्ञान जो होता है वो एक इतनी बड़ी पूंजी है व्यक्ति की कि जितना जिसके पास ज्यादा हो जाए, और इस ज्ञान को रखने के लिए अलग से हमको ना कमरा चाहिए ना गोदाम चाहिए, एक इस सिर के खोपड़ी के अंदर भी सारा आ जाता है। इसलिए इसको जितना ज्यादा प्राप्त कर ले, उतना अपने जीवन को हम प्रभावी बना सकते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, सामाजिक जीवन के लिए भी उसका उतना ज्यादा उपयोग हम कर सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करना, और ये 2-3 प्रकार से किया जा सकता है। उसमें एक प्रकार है पुस्तकें, और पुस्तकें समय होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो जितना ज्यादा कोई पढ़ सके उसको जरूर पढ़ना चाहिए। जब तक मेरा वर्तमान दायित्व नहीं आया था, उस समय तक मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं। मैंने राष्ट्र जीवन की दिशा ये पढ़ी है, मैंने गीता के सार हैं वो पढ़े हैं। इस प्रकार से अलग अलग विषयों को लेकर के जो पुस्तकें पढ़ी, उसका मेरे जीवन पर एक प्रभाव भी पड़ा है। और अभी स्थिति ये है मेरी कि मेरे पास पुस्तकें आती बहुत हैं, और बहुत लोग आते हैं, भाई भेंट क्या दे करके जाए। एक बार मोदी जी ने कह दिया कि सबसे बढ़िया भेंट होती है पुस्तक। उस दिन के बाद लोगों ने बुक्के छोड़ दिए, पुस्तक लानी शुरू कर ली है, तो हजारों पुस्तकें मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं। अब विचार आया कि इनको इकट्ठा रख के रखूं कहाँ। तब मैंने अपने एक सहयोगी को कहा कि भी एक लाइब्रेरी बनाई जाए, और मेरे यहाँ सीएम आवास में एक लाइब्रेरी संयोग से, जिस जगह मैं बैठा हूँ, जिस रूम में आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, इसके पीछे, एकदम पीछे, जो आपके स्क्रीन है इसके एकदम पीछे एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी हमने बनाई है। जब भी कभी आप में से किसी को आने का अवसर मिले, आप जरूर देख करके जाएं। और संयोग से उसका जो उद्घाटन है वो 2-3 दिन में होने वाला है, और मैंने उस उद्घाटन के अवसर पर विचार किया है कि जिनको हरियाणा में 5 लोगों को अभी जो पद्मश्री मिला है, ऐसे उन 5 लोगों को, उसमें साहित्य के लोग भी हैं, अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, 2 खिलाड़ी भी हैं, इन 5 लोगों को बुला करके उनको सम्मानित भी करेंगे, और उन्हीं से वो उद्घाटन में करवाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूटान देश से हैप्पीनेस इंडेक्स की तर्ज पर हरियाणा में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में नागरिक कैसे खुश रहें, उनकी ग्रेडिंग की जा रही है। पीडीएफ की दुकानों पर पीपीपी से ही राशन मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोगों की स्वतः ही पेंशन शुरू हो जाएगी। कानून व्यवस्था में सुधार, महिलाओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम संचालित किए हैं। जय हिंद सर, मैं मनीष, मैं हरियाणा गुरुग्राम सिटी से बिलोंग करता हूं। और सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आज आपकी बातें सुन के। और सर, मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि जो आपका कार्यकाल जो समय है, इसको आने वाला समाज कैसे याद करेगा सर?